Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics, and my today's lecture I will discuss with you regarding behavior problems in children. और behavior problems in children एक वास्ट टॉपिक है। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप के behavior problems होती हैं। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो सिर्फ इन्फेंट एज ग्रुप के behavior problems ही आपको बताऊँगी। नेक्स्ट जो एज ग्रुप्स हैं जैसे कि टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर और एडोलसेंस, तो इस एज ग्रुप के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और इन्फेंट्स में कौन कौन सी बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है वो हम देखते हैं, कैसे वो ओरिजिनेट होती हैं, क्या रीजंस हैं और कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिकली इन्फेंट की आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Childhood is the period of dependency and they gradually learn to adjust in the environment, but if the complexity around them not able to adjust, and then they were not able to behave properly and lead to the behavior problems. बेसिकली क्या है, चाइल्डहुड जो हमारा एक एज ग्रुप है बच्चों का, उस एक टाइम पीरियड में जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे जो है वो एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। जो भी एनवायरनमेंट उनके नियर अराउंड होता है उसके साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होगा, उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं प्रॉपरली, तो उनमें जो है वो कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। What do you mean by word behavior? Behavior is the action or reaction of something under specified circumstances. कुछ एक circumstances, किसी एक situation में एक individual कैसे act और react करता है, that is known as the behavior of an individual. What is a behavior problem? Any behavior that disturbs the individual's ability to function adequately will constitute a behavior problem. कोई भी behavior जो भी इंडिविजुअल शो कर रहा है, कोई रिएक्शन और एक्शन शो कर रहा है, जिस बिहेवियर की वजह से एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है प्रॉपरली चीज़ों को परफॉर्म करने की वो नहीं हो पाती है, सो दैट इज़ नोन एज बिहेवियर प्रॉब्लम। What are the causes of behavioral disorders? Faulty parental attitude, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनका जो एटीट्यूड है वो प्रॉपर नहीं है। इनएडिक्वेट फैमिली एनवायरनमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है बच्चे को। मेंटली एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप्ड कंडीशन है बच्चे की भी, और जो पेरेंट्स अगर फैमिली एनवायरनमेंट में कोई ऐसा है तो उसकी वजह से भी बच्चे में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स अराइज हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बच्चे के कैसे रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, उसके नेबर्स के साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स और उन सब के साथ। इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, बच्चा कितना चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मास मीडिया के थ्रू वो क्या चीज़ें ले रहा है, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, कुछ भी चीज़ें वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या समझते हैं, उन चीज़ों का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के बिहेवियर के ऊपर। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। फीडिंग प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। हैबिट डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे में, स्पीच प्रॉब्लम्स, स्लीप, एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज, एडजस्टमेंट, इमोशनल, एंटी सोशल एंड सेक्शुअल प्रॉब्लम्स। सो जैसे मैंने कहा था आज हम सिर्फ इन्फेंट्स के ही बिहेवियल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंट्स में क्या क्या बिहेवियल डिसऑर्डर्स हम ऑब्जर्व करते हैं? इवनिंग कॉलिक, फीडिंग प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव स्पीटिंग, रूमिनेशन एंड स्टेंजर एंग्जाइटी। सो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इवनिंग कोलिक। इवनिंग नाम से क्लियर, इवनिंग टाइम, एंड कोलिक मीन्स कोलोन या इंटेस्टाइन, स्टमक, उससे रिलेटेड ये वर्ड होता है, ठीक है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल पेन। बच्चे को क्या होता है, पेट में दर्द होगी, एंड सीवियर क्राई करेगा बच्चा। जैसे मैंने कहा कि इन्फेंट एज ग्रुप का है तो ये इन्फेंट में ही होता है, यंगर देन 3 months ऑफ एज, तो अप टू 3 years तक के बच्चों में ये प्रॉब्लम यूजुअली देखने को मिलेगी। एंड द डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड व्हेन द इन्फेंट क्राइज फॉर मोर देन 3 hours पर डे फॉर मोर देन 3 days. So it is commonly occurs in the afternoon or in the evening time. कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इवनिंग को लेके?
एग्जैक्ट कॉज तो नो नहीं है हमारे पास, बट infantile colic is more likely to occur if the child is overactive and parents are over anxious, and these spells could also be manifestation of hunger, एरोफेजिया एंड काउ मिल्क इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है, इमेच्योरिटी ऑफ इंटेस्टाइन, ओवर फीडिंग और इनटेक ऑफ फूड्स विद द हाई कार्बोहाइड्रेट। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, कैसे हम देखेंगे कि बच्चे क्या क्या साइन शो करता है। अटैक यूजुअली बिगिंस सडनली विद अ लाउड क्राई एंड क्राइंग अकर्स कॉन्टिन्यूसली एंड मे लास्ट फॉर मैनी आवर्स, मोस्टली इन द लेट आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे जो बच्चा जो है वो क्राई करेगा। एंड फेस बिकम रेड, जैसे ही वो क्राई करेगा उसका फेस रेड हो जाएगा। एंड द लेग्स आर ड्रॉन अपॉन द एब्डोमेन, जैसे बेबी को, जैसे हमें पेट दर्द होता है तो हम अपने पेट को टच करते हैं, पकड़ते हैं, प्रेस करते हैं कि हमें पेट में दर्द हो जाए जब ज़्यादा पेन होती है। तो वैसे ही बच्चा है उसको पेट में दर्द हो तो उसको नहीं पता चलता कि वो कैसे उसको प्रेस करेगा। तो जैसे वो अपनी लेग्स को जो है वो बार बार अपने एब्डोमेन की तरफ लेके आएगा, ड्रॉ करेगा उनको। सो द एब्डोमेन बिकम टेंस and attack terminates after the infant is completely exhausted or after the passage of flatulence or feces, उसके साथ उसका पेन भी कम हो जाएगा। Typically, the paroxysms of colic start happening within few weeks after birth, reach a peak by 4 to 6 weeks and subside by 3 to 4 months of age. मैनेजमेंट इवनिंग कॉलिक के लिए, ड्यूरिंग द एपिसोड जब बच्चा क्राई करेगा, होल्ड द चाइल्ड इरेक्ट और प्रोन इन द लैप और ऑन अ हॉट वाटर बॉटल। एंड फीडिंग टेक्निक को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि हम कैसे बच्चे को फीड कर रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं उसको फीड करने के लिए, rather than ब्रेस्ट फीडिंग अगर कुछ और दे रहे हैं तो। फीड इन द इरेक्ट पोजीशन एंड प्रैक्टिस प्रॉपर बर्पिंग, क्योंकि बेबी को अगर हम बर्प नहीं करेंगे तो उस बेबी का अगर बर्पिंग नहीं करवाएंगे तो बेबी का जैसे वो फीड करता है उस टाइम पे कुछ एयर भी वो अपने साथ जो है वो स्वेलो कर जाता है, तो उसके एब्डोमेन में वो उसको उसका डिस्कम्फर्ट होता है। एंड प्लेस द चाइल्ड ऑन द राइट लेटरल पोजीशन फॉर हाफ एन आवर आफ्टर द फीडिंग एंड एनकरेज फॉर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस। पॉसिबल एलर्जेनिक फूड शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव फ्रॉम द इन्फेंट की जो भी उसको फीड कर रहे हैं वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। एंड गिव अटेंशन टू द इन्फेंट, रिड्यूस पेरेंटल एंग्जाइटी बाय काउंसलिंग, पेरेंट्स को समझाएंगे कितना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। आस्क द पेरेंट्स रिगार्डिंग चाइल्ड रियरिंग, वो कैसे बच्चे की केयर कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनके रिगार्डिंग हम पूछेंगे। एंड देयर इज़ नॉट मच रोल ऑफ कैमिनेटिव्स एंड सुपोजिटरीज और एनीमा, ये सब देने की जरूरत नहीं होती है। अवॉइड द ड्रग्स टू रिड्यूस द इंटेस्टिनल मोटिलिटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास बिहेवियर डिसऑर्डर में जो आएगा, दैट इज़ विच अराइजेज फ्रॉम द फीडिंग प्रॉब्लम से अराइज होता है। सो फीडिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कैसे इरेटिक फीडिंग, ओवर सेंसिटिव इन्फेंट है, पेरेंट्स इग्नोरेंस हो रही है रिगार्डिंग फीडिंग, और अदर पेरेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, अनविलिंगनेस टू नर्चर, पेरेंट्स चाहते नहीं है बच्चे की केयर करना या उनको एंग्जाइटी ज़्यादा ही हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज़ पेरेंट्स में है, मेंटल इलनेस है पेरेंट्स में। तो फीडिंग प्रॉब्लम्स में भी क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट हमारे पास अंडर फीडिंग, इन्फेंट इज़ नॉट ऑफर्ड सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ फीड, बच्चे को जो है वो प्रॉपर अमाउंट में जो है वो फीड ऑफर नहीं किया जा रहा है, और डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ द फीडिंग, एंड इनएडिक्वेट फीडिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फीडिंग, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ टॉप फीडिंग एंड abnormal मदर इन्फेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेस इन द इन्फेंट। तो बच्चे को अंडर फीडिंग में प्रॉपरली न क्वांटिटी में न क्वालिटी में फूड ऑफर किया जा रहा है, पेरेंट्स का इसमें फॉल्ट हो सकता है, वो टॉप फीडिंग बेबी को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और पेरेंट्स और मदर और बच्चे के बीच में भी एक प्रॉपर बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं बन पाएगी। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग, कितना वो फीड करवा रहे हैं, कब से करवा रहे हैं, किस तरीके से वो देख कर रहे हैं बच्चे की केयर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियली देयर माइट बी कॉन्स्टिपेशन एंड फेलियर टू स्लीप, क्योंकि बच्चे को हंगरनेस वो रह जाएगी, उसको उसका प्रॉपर इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उसको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी, बच्चा इरिटेट होता है, एक्सेसिवली क्राई करेगा। एंड इफ़ अंडर फीडिंग वैसे ही कंटिन्यू करते रहे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन द चाइल्ड फेल्स टू गेन वेट एंड मे प्रोग्रेस टू द मेरेसमेंस और क्वेशिकर। Management, if severe malnutrition is present, then we have to manage the child
विद प्रॉपर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसोसिएट इन्फेक्शन कुछ होता है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, अनीमिया के लिए ट्रीट करेंगे एंड एडिक्वेट कैलोरीज उसको प्रोवाइड करेंगे, काउंसिल करेंगे पेरेंट्स को फॉर फीडिंग टेक्निक, प्रॉपर उनको बताएंगे बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है पर डे की और आपको कितना फीड करना है। ट्रीट द एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड। सो एक द अंडर फीडिंग प्रॉब्लम में नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवर फीडिंग, ज़्यादा ही फीड कर रहे हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय द पेरेंट्स इग्नोरेंस अबाउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इन्फेंट, बच्चे की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी है उसको पेरेंट्स इग्नोर करें और ज़्यादा बेबी को फीड करें। साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम इन द पेरेंट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द ओवर फीडिंग। अनविलिंगनेस ऑफ द मदर टू ब्रेस्ट फीड इज़ द अनदर मेजर फैक्टर, मदर नहीं चाहती बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना तो वो कुछ और ही चीज़ें बेबी को डाल दे रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स में रिगर्गिटेशन एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बच्चे में राइज हो जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी इजीली नहीं होगा, पैसेज ऑफ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस एंड एक्सेसिव वेट गेन रिजल्टिंग इन द चाइल्डहुड ओबेसिटी। मैनेज कैसे करेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशन असेसमेंट करना पड़ेगा बच्चे का, इंक्लूडिंग उसकी डाइटरी हिस्ट्री क्या है, वो क्या चीज़ें ले रहा है, एंड टेकन डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड parents counseled regarding the dietary allowances, feeding technique and the type of the food to be used. Explain the parents that a healthy child doesn't mean obese child, but ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर पर्सनल्स की कि पेरेंट्स को काउंसिल करें, उनको बताएं कि हेल्दी बच्चे का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जितना ज़्यादा मतलब मोटा होगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा, ठीक है। उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी प्रॉपरली फंक्शन करे तो वो हेल्दी है। Excessive breastfeeding can overcome the problem of overfeeding. Exclusive breastfeeding, can overcome the problem of overfeeding. Next हमारे पास excessive spitting. It is also associated with the gastroesophageal reflux and overfeeding, and clinical manifestation depend on the severity of the problem. फेलियर थ्राइव में अकर इन एक्सट्रीम कंडीशन, अगर बच्चा जो भी चीज़ हम उसको फीड करें वो स्पिट आउट कर रहा है बार बार, ठीक है, तो वो बच्चे को फेलियर टू थ्राइव की तरफ भी लीड कर सकता है, जिसमें बेबी का जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा होगा। मैनेजमेंट रीएश्योर द पेरेंट्स इफ़ देयर इन्फेंट इज़ गेनिंग वेट एडिक्वेटली, तो पेरेंट्स को बताओ कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अगर उसका वेट प्रॉपर्ली गेन कर रहा है देन इट्स ओके। डिटरमाइन वेदर द टेंशन इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट फीडिंग एंड प्रोवाइड द काउंसलिंग प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज द rumination. Rumination is a behavioral disorder and habitual regurgitation इसमें होता है, and re-swallowing of the stomach contents by increasing the intra-abdominal pressure by putting the finger or the fist in the mouth. बच्चे क्या करेंगे, अपने कोई फिंगर माउथ में डाल देंगे या पूरी फिस्ट बना के ही अपना जो है वो फिस्ट को माउथ में डालते हैं और फोर्सफुली जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं खुद को, और वो हैबिचुअली उस चीज़ को मतलब वॉमिट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो चीज़ रिगर्गिटेट होगी उनके माउथ में आती है तो वो बाहर उसको स्पिट आउट नहीं करेंगे, अगेन उसको रीस्वैलो कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज rumination। और एक दो बार करेंगे उनको अच्छा लगने लगता है, अगर हम उनको नोटिफाई नहीं करेंगे तो वो उनका एक बिहेवियर बन जाता है। may or may not be associated with the gastroesophageal reflux or esophagitis or mental retardation. इन चीज़ों के साथ ये एसोसिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैनेजमेंट infants with psychogenic rumination respond well if they held 15 minutes before and after feeding, and child with the mental retardation can be managed with the behavioral techniques such as time out technique. Next is the stranger anxiety. By 6 to 7 months, the infant can differentiate between the primary caregivers and others. So 6 to 7 month का जो infant है वो differentiate कर लेता है कि ये उसके caregivers हैं, ये family members हैं और ये कोई stranger है। They develop fear to the unfamiliar people or the stranger, and the infant when approached by the unfamiliar people or the stranger person turn away. अगर कोई stranger जाएगा और बच्चे की तरफ जो है वो उसको एक interaction show करते हैं, उसको अपने पास बुलाएंगे तो जो infant है वो अपना face turn कर लेता है, या डरेगा या जो है वो cry करना start कर देता है, even cry or run towards the primary caregiver.
It is a normal phenomena and may last a few months or persist to a peak about 13 to 15 months. It might be an indication for the later development of behavior problem, especially separation anxiety disorder. Clinical features: infant on approaching the stranger behaves with more intense discomfort, manifesting with psychological and physiological distress and continuous crying, vomiting, refusal to socialize. Next is the management for stranger anxiety. Nurses should advise the parents to be calm. Infant is managed with relaxation technique, slowly exposing them to the stranger. Most important, जब भी आप बच्चे को अपने घर से बाहर लेके जाते हैं, उसको किसी के साथ आप मिलवाएंगे, किसी इवेंट में, किसी फंक्शन पे, कहीं पे भी आप लेके जा रहे हैं, उसको सोशलाइज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले खुद बच्चे के साथ जाएंगे, उसके पास ही रहना है, ठीक है, उसके साथ धीरे धीरे उसको एक्सपोज करना है, स्ट्रेंजर के साथ हैंड शेक करवाना है, से हाय और हेलो, ठीक है, तो इस तरह से उसका एक इंटरेक्शन धीरे धीरे होगी, तब वो उनके पास जाना स्टार्ट करेगा। इनिशियली फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से करवाएंगे, फिर धीरे धीरे बच्चा इंटरेक्ट होगा तो वो अपने आप भी जाना स्टार्ट कर देता है। आस्किंग देम टू ग्रीट एंड शोइंग एडवांसिंग टूवर्ड्स एंड रीअश्योरेंस ऑफ द पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड एज दिस बिहेवियर ग्रेजुअली डिक्लाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक, जो था हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन और स्पेसिफिकली इन्फेंट के आज हमने डिस्कस किए बिहेवियर प्रॉब्लम्स। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं इन द सेम टॉपिक के रिगार्डिंग डिफरेंट एज ग्रुप के, उन्हें अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।